जब आप कोई नई नौकरी की तलाश कर रहे हो, पेनफुल बहुत होता है। सबसे ज़्यादा पेनफुल लोगों की एडवाइस होती है, ये आप मानते हो? अगर आप सही कदम ले रहे हो, देन उतना ही काफ़ी है। आप एक कुछ कर रहे हो, वो सही जा रहा है, वो अकेले ही काफ़ी है। लेकिन अगर आपको पता नहीं चले और मल्टीपल अगर आपको स्टेप्स लेना हो, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? कम से कम आपको एक पॉसिबिलिटी तो पता चले। उससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा निराश नहीं होते हो। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे हैं अगर आप लेना चाहो तो। हाँ, बहुत सारे लोगों को आप समझा नहीं सकोगे कि आप बहुत ही डिज़र्विंग कैंडिडेट हो, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है? सारे लोग तो समझेंगे नहीं। समझते होते तो वो पहले से ही रिक्रूट किए रहते ना। हर नाकामी में अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा मानना कोई ज़रूरी नहीं है। रीज़न्स बहुत सारे होते हैं। जब आपका रिक्रूटमेंट नहीं होता, जब आपका प्रमोशन नहीं होता, जब आपकी बातें नहीं समझी जाती, सारे कुछ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और ना ही आपको बुरा मानने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो पॉजिटिविटी रखने की बात होती है। अपने स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, और एक डोर ओपन रखने की ज़रूरत होती है। ये तो आप मानते हो। तो वो डोर ओपन रखने का जो सिलसिला है, उसी पे मैं बात कर रही हूँ कि वो कैसे रखा जाए। एक डोर या कई सारे डोर? आजकल के ज़माने में अभी डोर कई सारे होते हैं। आप जानते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व होता है लेकिन बारी बारी आते रहता है, तो उसके लिए प्रॉपर एचआर की ज़रूरत होती है। कितने लोग समझते हैं? बहुत सारे रिक्रूटर इस बात को नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है, उसी से ये काम फिर से अगर प्रॉब्लम आए तो उस उन्हीं से ये प्रॉब्लम फिर से सॉल्व किया जाएगा। कोई एक्स्ट्रा मैन पावर की नहीं ज़रूरत है। आपको लगता है नहीं कि ये फल्टी सा कुछ एजम्पशन है? अब उनकी भी थोड़ी सी मजबूरी है कि वो, और हर प्रॉब्लम के लिए कोई किसी एक नया रिक्रूटमेंट कर देना भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन एक बंदा तो हो ही सकता है। एक बंदा क्राइसिस मैनेज करे, दूसरा बंदा स्किल अप करे। हालांकि लीडरशिप में जो लोग होते हैं, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठा आती है, और लीडरशिप के पास उतने सारे हैंड्स भी नहीं होते हैं कि वो डेलीगेट कर पाए। कुछ एक बीच वाला रास्ता आप ढूंढ सकते हैं। आपका जो सुपर स्केल अप जो करने वाला बंदा है, वो क्राइसिस शायद मैनेज नहीं कर रहा होता है। क्राइसिस मैनेज करने के लिए दूसरा कोई बंदा है। आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, उनकी प्रायोरिटी क्या है, ये डिपेंड करता है कि उनके उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, पिछले वाला एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर आपको पता चले कि पिछले वाला एक्सपीरियंस से जो बंदा आया हुआ है टॉप मोस्ट पोजीशन पे, उसका वो क्या प्रायोरिटी लेगा, ये अगर आप जान सकते हैं, तो आप थोड़ा सा अभी, अगर आप ऑर्गेनाइजर में ऑलरेडी हो, तो आप डिसाइड कर सकते हो
डिपेंडेबिलिटी तो आपकी बढ़ेगी क्योंकि आप क्राइसिस मैनेज कर रहे हो। स्केलेबिलिटी की ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशन को होता है। क्राइसिस मैनेज करते हुए क्या स्केलेबिलिटी आप बढ़ा सकते हो? दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने से अच्छा है कि आप ये टीम में पूरी तरह से बांट के करें। ये थोड़ा सा टेक्टफुली करना होता है और आपको अपना खाली टाइम, आपके लिए कुछ खाली टाइम आपको बचा के रखना होता है टू बी ए क्राइसिस मैनेजर एट वन पॉइंट और स्केल अप करने के लिए एट अनदर पॉइंट। थोड़ा सा खाली पॉइंट आपको ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। सो ये ट्रिक है, आप बहुत सारी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व मत कीजिए। अभी आपके पास आप कुछ भी करते हो उसमें क्राइसिस और स्केलेबिलिटी 2 पॉइंट है ही है। तो उस पोर्टफोलियो में आप खुद को बचा के रखिए कि कहाँ आपकी ज़रूरत पड़ेगी। देख लीजिए आगे। ओवरवेल्म होने से काम नहीं चलता है। ओवरवेल्म अवॉइड करने के लिए फिर आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम रखना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए। बाकी आपको बहुत केयरफुल होना है अपने प्रोफाइल को मैनेज करते हुए। और अगर आप प्रोफाइल में नहीं हो और अगर आप अपने लिए एक ओपनिंग ढूंढ रहे हो तो फिर आप क्राइसिस मैनेजमेंट का देख लीजिए या फिर स्केल अप करने का देख लीजिए। दोनों में किसकी रिक्वायरमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा है। दोनों ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।